अमित शाह को फोन किया और कहा कि आप बड़े आदमी हैं, आपको अगर मुझसे दुश्मनी है तो आप मुझे टारगेट कीजिए, मेरे परिवार को नहीं। आप करिए कुछ भी नहीं। ये आज बहुत सारी बातें खुल करके आ रही हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना प्रेशर विपक्षी दलों के नेताओं पर बनाती है और उन सभी 19 बंगलों पर पिकनिक के लिए जाते हैं। अगर वहां बंगले दिखते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर नहीं दिखता है तो उस दलाल को हम चप्पल से मारेंगे। किरीट सोमैया चप्पल का अधिकारी है। तांदलित ऐसा तल रही है, ऐसा बोल रही है, सिर्फ ऐसा तल रही है, बैठा तल रही। उसी समय मुरंड का एक दलाल जिसका नाम किरीट सोमैया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहता है कि संजय राउत को जेल भेजा जाएगा। संजय राउत ने कहा तुम्हारी सरकार नहीं बनी तो तुम ये सब करोगे। बाला साहब ठाकरे ने हमें झुकना नहीं सिखाया। आपने किस आधार पर यह तारीख दी थी? संजय राउत ने कहा मैंने वेंकैया नायडू को पत्र लिखा कि 20 दिन पहले बीजेपी के कुछ प्रमुख नेता मुझसे 3 बार मिले और बार-बार मुझे यह कहने का प्रयत्न किया कि मैं सरकार से निकल जाऊं। हमारी पूरी तैयारी है, या तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या कुछ विधायकों को हमारी तरफ से ले लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि यह कैसे संभव है? उनका कहना है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, मदद नहीं किया तो केंद्रीय जांच एजेंसी तुम्हें टाइट कर देंगी। अब तुम दोस्तों नमस्कार। खबर आज शिवसेना से संबंधित है जो अभी अभी ब्रेकिंग हुई है और सीधे सीधे संजय राउत ने मोर्चा खोल दिया है ये कहते हुए कि नामर्दों की तरह वार करने वालों से मैं डरने वाला नहीं, मैं नंगा आदमी हूं, आखिर तक लड़ूंगा। जी हां, संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा है कि अगर तुमने कोई पाप नहीं किया है, अगर आपका मन साफ है तो किसी के बाप से मत डरिए। मुरंड्याच्या दलालाने सांगितले प्रमाणे माझे 19 बंगले असतील तर राजकारण सोडेल आणि जर नसतील तर त्या मुलंडच्या दलाला जोड्याने मारा। मन साफ असेल तर कोणाच्या बापाला घाबरू नकाही। बालासाहेबांची शिकवण आम्याच्या बार आहे। इसी के साथ शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी का वो अंत और भारतीय जनता पार्टी के वो खुलासे जिनको लेकर के शिवसेना के संजय राउत ने आज बड़ी सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा वार कर देते हैं संजय राउत। वार करते हुए बोलते हैं इस पत्रकार परिषद में शिवसेना के संजय राउत ने जो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रायोजित थी, इसमें वो सुबह ट्वीट कर करके बोल रहे थे 3.5 आदमी भारतीय जनता पार्टी के, उनको निपटाऊंगा। और उनको निपटाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। उनके साथ अरविंद सावंत, अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी, आनंद राव, अर्सुल समेत कई नेता मौजूद थे। संजय राउत ने कहा कि मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार परिषद है, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में इसी शिवसेना से हमने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और उसे जीता है। इसी भवन के पास बम विस्फोट भी हुआ था। शिवसेना प्रमुख बाल साहब ठाकरे के साथ काम करने वाले कई नेता मेरे साथ मौजूद हैं। संजय राउत ने कहा कि पूरी शिवसेना यहां मौजूद है, नामर्दों की तरह वार करने वालों से। संजय राउत का इशारा ईडी की तरफ था जो मोदी की सरकार भेज देती है उन नेताओं को डराने के लिए जिन नेताओं से वो कुछ मतलब हासिल कर लेना चाहती है। संजय राउत ने कहा कि पिछले कई दिनों से शिवसेना हो, ठाकरे परिवार हो, आनंद राव, अंशुल, रविंद्र वायकर, अनिल परब, भावना गवली, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के परिवार के साथ कई लोगों पर केंद्रीय एजेंसियों पर हमला हो रहा है। ये बात तो आपको छुपी नहीं है कि किस तरह से हमारे देश की कानून व्यवस्था और सारी संस्थाओं को तोड़ मड़ोड़ दिया है इस पगले से दाढ़ी वाले आदमी ने। हाँ, लेकिन यह संजय राउत जो हैं बाहर करते हैं। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र की तरह ही ये हालात बंगाल में भी हैं। महाराष्ट्र की सरकार उन्हें गिरानी है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। झूठे आरोप लगाकर दबाव देने की कोशिश की जा रही है। आप सरेंडर हो जाइए, हम आपको गिराएंगे। इसलिए बीजेपी की ओर से सरकार गिराने की तारीख दी जाती है। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि 10 मार्च को सरकार गिर जाएगी। आपने किस आधार पर यह तारीख दी थी? संजय राउत ने कहा मैंने वेंकैया नायडू को पत्र लिखा कि 20 दिन पहले बीजेपी के कुछ प्रमुख नेता मुझसे 3 बार मिले और बार-बार मुझे यह कहने का प्रयत्न किया कि मैं सरकार से निकल जाऊं। हमारी पूरी तैयारी है, या तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या कुछ विधायकों को हमारी तरफ से ले लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि यह कैसे संभव है? उनका कहना है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, मदद नहीं किया तो केंद्रीय जांच एजेंसी तुम्हें टाइट कर देंगी। अब तुम पछताओगे। मैं उन लोगों का नाम अभी इसलिए नहीं ले रहा, भविष्य में लूंगा। मैंने कहा ठाकरे सरकार को कुछ नहीं होगा। आप देखिए उसी पवार परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
दबाव की राजनीति बीजेपी के द्वारा की जा रही है। संजय राउत ने कहा कि पवार परिवार में महिलाओं के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे, उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। मैंने कहा अगर महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी तो महाराष्ट्र शांत नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि हम केंद्र से फोर्स बुलाएंगे। इसके अगले दिन मेरे घर में सुबह 4 बजे रेड होती है। ठीक उसी समय मुरंड का एक दलाल जिसका नाम किरीट सोमैया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहता है कि संजय राउत को जेल भेजा जाएगा। संजय राउत ने कहा तुम्हारी सरकार नहीं बनी तो तुम ये सब करोगे। बाला साहब ठाकरे ने हमें झुकना नहीं सिखाया। मुझ पर दबाव बनाने के लिए बार बार मेरे परिवार और करीबियों पर दबाव बनाया गया। मराठी मानुस को यह कोई व्यवसाय नहीं करने देना चाहते। मेरे बच्चों को फोन करके कहा जाता है ईडी कल सुबह 4 बजे घर पर आएगी और तुम्हारे पिता को अरेस्ट करेगी। ऐसी राजनीति कभी महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं हुई जो अब बीजेपी के ये रंगा बिल्ला कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से शिवसेना उद्धव ठाकरे पर लगातार हमले कर रही है। संजय राउत ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम ईडी के दफ्तर के बाहर देने वाले थे, लेकिन हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, लेकिन अंत वहीं पर करेंगे। महाराष्ट्र हमारे बाप का है। बाहर से लोग आकर हमारे घरों में घुसेंगे, महिलाओं के घरों में घुसेंगे और बीजेपी ताली बजाएगी, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। संजय राउत की जो लाइन थी वो बहुत स्ट्रेट थी। संजय राउत आक्रोशित थे, परेशान थे, क्योंकि उनके घर पर भी ईडी की रेड हुई। भारतीय जनता पार्टी सभ्यता की और संस्कार की सारी सीमाओं को सत्ता के लिए लांघती जा रही है, जिसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह के प्रयत्न कर रही है सब चीजों को लेकर के। संजय राउत ने कहा उद्धव ठाकरे परिवार पर हर दिन आरोप लगाए जा रहे हैं। जो दलाल किरीट सोमैया लगातार बोल रहा है ठाकरे परिवार के अलीबाग के करीब 19 बंगले बनाए हैं, बेनामी प्रॉपर्टी। मेरा आह्वान है कि आप जब कहें हम लोग 4 बस बुक करके चलेंगे और उन सभी 19 बंगलों पर पिकनिक के लिए जाते हैं। अगर वहां बंगले दिखते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर नहीं दिखता है तो उस दलाल को हम चप्पल से मारेंगे। किरीट सोमैया चप्पल का अधिकारी है। तोतला बोलता है तोतला तो तांदले ऐसा तल रही है, ऐसा बोल रही है, सब थे ना ऐसा तल रही है, बैठा तल रही है। तोतलों में एक अवगुण ज्यादा होता है। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों के दिमाग में भ्रम डालो की स्थिति पैदा कर दी है, यही रणनीति है। किरीट सोमैया के बारे में एक बड़ा खुलासा किया। किरीट सोमैया ने एक जो था वो क्या कहते हैं याचिका डाली थी, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्री भाषा को बोलने पर ज्यादा सख्ती न की जाए। ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मराठी भाषा के खिलाफ रहने वाले लोगों को क्या महाराष्ट्र में रहने का हक है? बीजेपी अपना मुंह बंद रखे, हमें संस्कार ना सिखाए। संजय राउत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बोलते हैं आनंद राव अंशुल बार बार कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, फिर भी उनके खिलाफ कहा जा रहा है। ऐसी ही भावना गवली, अनिल परब, रविंद्र वायकर के पीछे पड़े और मेरे पीछे पड़ चुके। मैंने गलत काम कभी नहीं किया। आज मेरे बैंक खातों में ईडी अधिकारी आए और 20 साल पुराने बैंक स्टेटमेंट को लेकर के आए। मेरा घर अलीबाग में है, जाहिर सी बात है मेरी जमीन वही है, 50 गुंठा जमीन जिसकी कीमत 40 लाख होगी। वहां 15 दिनों से ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। गरीबों को डरा करके कह रहे हैं कि संजय राउत के खिलाफ कुछ लिख करके दे दो तो हम उस पर केस बना देंगे। इनकी मां की बहन का टाका साका नाका मारूं, इतनी औकात पे गिरी आई है सरकार। संजय राउत ने कहा मेरी बेटी की शादी के बाद फूल वाले से लेकर मेहंदी वाले के पास ईडी के अधिकारी पहुंचे, लेकिन गुजरात में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके यहां कोई नहीं पहुंचा। और अमित शाह का बेटा इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया, उस पर भी नहीं पहुंचा। काश इस पर भी कोई बात कर लेता, लेकिन बात नहीं करते, क्योंकि इनके खिलाफ एक ऐसा दल तैयार हो रहा है शिवसेना नाम का, जिसने बीजेपी के पैरेलल अपने उम्मीदवार खड़े किए। तो भैया धुआंधार लठबाजी जारी है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच। बीजेपी के पूर्व वन मंत्री ने शादी में 9.5 करोड़ का कारपेट जंगल में शादी के लिए लगाया था। हमने कहा कि घर में शादी है, हम किसी के घर में नहीं जाते। मैं जब भी कहता हूं जो करना है कर लो, जेल में डालेंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ तुम भी रहोगे। संजय राउत ने कहा मुरंड में मेरा जो टेलर है उसके पास भी ईडी के अधिकारी गए। राउत ने कहा कि ईडी कर क्या रही है यह भी लोगों को पता लगाना चाहिए। केवल जूते के पास जाने वालों का भाग्य है, क्योंकि जूता मेरे हाथ में, वो मैं भी बता देता हूं थोड़ा सा, गए चप्पल जनता के हाथ में। संजय राउत ने एक चीज और कही, हरियाणा में एस नरवर नाम का एक दूध वाला है। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं 5 साल में यह दूध वाला 5 साल में दूध वाला 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया?
जब से महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आई है तब से उसका महाराष्ट्र में आना जाना लगा रहता है। महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री के घर आना जाना रहता था, वहां भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। 7,000 में से 3500 करोड़ रुपए महाराष्ट्र से की गई है। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार जो हुआ महाराष्ट्र में, पिछली सरकार में कहा सरकार में महा आईटी में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अमोल काले, विजय धमगाले कौन है, इन सभी के मनी ट्रांजैक्शन और पैसा कहां गया, ये तो पूरी पैंट उतार रहे हैं संजय राउत। संजय राउत ने कहा, अब मैं आपको बताता हूं, राकेश वाधवान का नाम सामने आया है, इनके खाते से 20 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में गए हैं। अब जो राजेश वाधवान को मुझसे जोड़ते हैं तो ईडी वालों को यह भी सुनना चाहिए, पीएम और गृह मंत्री भी आज मेरी बात सुनने होंगे। किरीट सोमैया तोतला कहता था कि राकेश वाधवान ने लोगों को पैसा डुबोया। अब मैं पूछता हूं, निकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किसकी है? यह कंपनी किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की है और वो वाधवान का पार्टनर है। ये एक बड़ा खुलासा होता है। किरीट सोमैया जो मिला तो ही पाल्टल नहीं है, मिला तो कुछ नहीं है, कांग्रेस बदनाम है, सोनिया इतलीती है, राहुल इतलीता है, सारे के सारे जोकर फंसे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इन लोगों के समर्थक वही हैं। संजय राउत ने पीएमसी बैंक पर भी खुलासा किया, आरोप लगाया है 400 करोड़ की जमीन 4.5 करोड़ में ली गई। इस जमीन पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका डायरेक्टर जो है नील किरीट सोमैया है, किरीट सोमैया का बेटा। इस प्रोजेक्ट में ना ही एनवायरमेंट क्लीनेंस है ना ही कुछ और। मेरा पर्यावरण मंत्री से निवेदन है कि इस मामले में कार्रवाई कर नील सोमैया और किरीट सोमैया को जेल में डाला जाए। तो ये महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इसके ऊपर कार्रवाई करे। संजय राउत ने कहा कि संजय जितेंद्र नवलानी कौन है, वे ईडी वालों से पूछना चाहिए, नाम सुनकर उनके अधिकारियों की सांस रुक जाएगी। 4 महीने के 60 बिल्डर से ईडी के नाम पर वसूली हो रही है। राउत ने कहा कि मैंने वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है, वैसे मोदी जी और अमित शाह को भी लिखूंगा। 300 करोड़ की वसूली हुई है, कहां हुई है मनी लॉन्ड्रिंग, यह भी बताऊंगा। चाहे आप मुझे गोली मारिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है। महाराष्ट्र, बंगाल और झारखंड की सरकार में सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। संजय राउत ने कहा, ईडी वाले हमारे बच्चों को धमकाते हैं। 80 साल के बुजुर्ग को अपने साथ ले गए जो हार्ट पेशेंट है, उसे कहा जा रहा है कि तू यहीं में रहेगा और कहीं नहीं। अमित शाह और मोदी जी, आप इमरजेंसी के बारे में बड़े बड़े बातें करते हो और एजेंसी का ऐसा इस्तेमाल करते हो कि हमसे लड़ो मत। जिस दिन मेरे रिश्तेदार घर पर रेड हो रहा था उस दिन मैंने अमित शाह को फ़ोन किया और कहा कि आप बड़े आदमी हैं, आपको अगर मुझसे दुश्मनी है तो आप मुझे टारगेट कीजिए, मेरे परिवार को नहीं। आप करिए कुछ भी नहीं। ये आज बहुत सारी बातें खुल करके आ रही हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना प्रेशर विपक्षी दलों के नेताओं पर बनाती है सरकार को तोड़ने के लिए। ये ऐसा बड़ा खुलासा है जो नकाब उतार देता है प्रधानमंत्री मोदी और योगी समेत अमित शाह, जो चाणक्य कहा जाता है, जो अपनी रणनीति में फेल है, जो कुछ नहीं कर सकता, केवल सरकारों को गिरा सकता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों की सरकार है कि जो अपने आप नंगी हो जाती है, जिसका संजय राउत बुरी तरह से नंगा कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जवाब देते हैं तो जवाब मज़ेदार होते हैं संजय राउत के, लेकिन इस बात से पता चलता है कि हड़बड़ाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कितने मिनट का होना है?